फॉर्मूला क्या होता है इसका? सल्फेट सल्फाइट सल्फाइट इज पॉइजनस। ठीक है, सल्फाइट से एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको, सल्फाइट का कार्बोनेट बनाते हैं, कार्बोनेट का सल्फेट बनाते हैं। ठीक है, उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। दैट इज़ वाई मतलब हम मेडिकल ग्रेड वाला यूज़ करना होता है, जो हम इंडस्ट्रियल ग्रेड वाला अगर यूज़ करें तो उसमें थोड़ा सल्फाइट भी होता है, दैट इज़ पॉइजनस। ठीक है, तो वो यूज़ नहीं करना होता इसलिए, है ना। तो उसके बाद फिर बेरियम को सारे प्रोसीजर्स आने चाहिए आपको। प्रोसीजर्स आपने अपने डिपार्टमेंट्स में थोड़े बहुत किए हैं या बिल्कुल नहीं किए हैं? उसके बाद भी हमने एटलीस्ट यू शुड नो द व्यूज़। आप बेसिकली फ्लोरो गाइडेड करते थे या फिर आप सिर्फ स्पॉट्स लेते थे? फ्लोरो गाइडेड करते थे। फ्लोरो गाइडेड जो करते हैं उनको बेसिक थोड़े बहुत पता होते हैं, ठीक है ना, तो ऐसी गड़बड़ है नहीं वैसे। फिर हम बाद में देखेंगे, पहले इंस्ट्रूमेंट्स खत्म कर लें। कंट्रास्ट आपके टेबल पे पक्का पड़ा होगा, क्योंकि बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हो या ना हो कंट्रास्ट सबके पास होता है। कंट्रास्ट रटा हुआ होना चाहिए सबको। ठीक है, तो हम किस में नॉन आयनिक यूज़ करते हैं, किस में आयनिक यूज़ करते हैं? नॉन आयनिक आरजी यूज कर लेते हैं या फिर एचएसजी। नॉन आयनिक सॉरी आयनिक जहाँ हमें ब्लड में नहीं लेना वहाँ पे हम आयनिक दे सकते हैं। हाँ, अब तो नॉन आयनिक ही अवेलेबल है। यार ये क्या है बताओ, आयनिक है नॉन आयनिक है बताओ? यूरोग्राफी आयनिक है। दिस इज अवेलेबल मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन एवरी गवर्नमेंट सेटअप। एचएसजी में नॉन आयनिक सस्ता होता है ना। हम नॉन आयनिक यूज़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट में अभी भी ये चल रहा है। वो इतना कॉस्टली होता है कि चलता है। एमसीयू आरजी दोनों में। बात ये है ना कि ओमनी पैक की एक 50 ml आपको 1000 रुपये की पड़ती है, 1000-1200। एचएसजी एमसीयू तो गवर्नमेंट में इतना किसी को खर्चा करना नहीं रहता है। एंड इसमें क्या रहता है, यूरोग्राफिन में क्या रहता है? इसमें दो सॉल्ट होते हैं, डाइट्रोजेट सोडियम, डाइट्रोजेट मैग्नीशियम। ठीक है, भूषण लकड़ा में अच्छे से दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, छोटा सा टेबल बना हुआ है ना। कोई पूछेगा नहीं, इतना नहीं पूछते डेट में, पर आपको पता नहीं होना चाहिए कितनी कंसंट्रेशन है। एंड दिस इज आयनिक। ठीक है, इंट्राकैविटरी यूज़ करना है, आईवी नहीं देना है। आईवी में थोड़े इसके रिएक्शंस ज़्यादा होते हैं। रिएक्शंस आपको एक बार पढ़ने हैं, ड्रग्स इन यूज़ पढ़नी है। ठीक है, और बेसिकली मोनोमर डाइमर का फंडा आता है। सो दो बेंजीन ग्रुप होती है तो डाइमर एक सिर्फ आयन रेशो का बात है 3:2 6:2। एक रिंग में 3 आयोडीन लगते हैं। ठीक है, एक एक के डिफरेंस में 6 की रिंग होती है ना बेंजीन, तो उसमें 3 आयोडीन लगते हैं। ठीक है, तो कोई भी मोनोमर होगा तो वो सॉल्यूशन में या तो सिंगल रहेगा, अगर वो नॉन आयनिक है तो सॉल्यूशन में सिंगल रहेगा, अगर नॉन आयनिक है तो। ठीक है, और अगर आयनिक है तो वो दो टुकड़ों में टूट जाएगा, एक कैटायन और एक एनायन, है ना। तो बस इतना देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या रेशो देने वाला है। अगर मोनोमर है और वो नहीं टूट रहा, यानी नॉन आयनिक मोनोमर है, तो 3:1 हो गया, 3:1 हो गया ना। ठीक है, 3 आयोडीन एक पार्टिकल, 3 आयोडीन एक पार्टिकल। अगर वही नॉन आयनिक डाइमर है तो 6 आयोडीन 1 पार्टिकल, 6:1 हो गया। वही अगर आयनिक मोनोमर है तो क्या होगा, 3:2 हो गया। 3 आयोडीन नीचे जाते पानी में 2 में टूट गया, एक कैटायन एक एनायन। ऐसे ही अगर एक आयनिक डाइमर है तो 6:2, सॉरी 6:2। ठीक है, तो ये आपको रेशो पता चल जाएगी। आपको 2-4 नाम पता होना चाहिए, बेसिकली उसका नाम लिखा होगा जो भी आपको दिया जाएगा। ठीक है ना, तो आपको वो बताना है कि वो कौन सी कैटेगरी में से है, इतना पता होना चाहिए। नहीं तो आप जो यूज़ करते हो आपको वो पता होना चाहिए, और आप कितना यूज़ करते हो किस प्रोसीजर में। ठीक है ना, कितना यूज़ करते हो टेल्स कि आप एक्चुअली कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो कितना यूज़ करते हो किस प्रोसीजर में वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, सीटी में भी और
एक्सरे में भी, ठीक है। आईवीपी में कितना देना है आपको पता होना चाहिए, और आपके सीटी में अगर आप सी सीटी कर रहे हो तो कितना, और एनजीओ कर रहे हो तो ऑलमोस्ट कितना, ठीक है। ये बेसिक होना चाहिए। ओके, देन ये क्या है, ब्लड लॉस क्या पर्पज है? एंड प्रोटेक्शन When you are pointing your hand in the radiation field, DLD बैच और रेडिएशन प्रोटेक्शन जो फंडा है, लास्ट दिन जरूर रट के जाना है, लास्ट दिन बिना इसको रटे नहीं जाना है, ठीक है। तो इसका वेयरिंग वाला लेवल बता दीजिए, तो वो चेस्ट लेवल 2 लेवल से ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी लाइक वी वेयर। फंडा क्या है कि अगर आप एक्सेसिव फ्लोरोस्कोपी में नहीं जा रहे हो तो आपको ये एप्रन के नीचे एट दी पॉकेट लेवल, ठीक है, चेस्ट लेवल, ठीक है, एट द लेवल ऑफ निपल्स बोलते हैं, अंदर पॉकेट पर लगाना है और ऊपर से एप्रन पहनना है। इफ़ यू आर यूजिंग फॉर जनरल पर्पसेस, अगर आप बहुत फ्लोरोस्कोपी में यूज़ कर रहे हो तो आपको 2 ये यूज़ करते हो। दिस इज़ फॉर योर बॉडी रेडिएशन जो कि कवर्ड है, और एक आपका पेरिफ्री के लिए, आपके जो पेरिफ्री जो आउट ऑफ योर एप्रन है उसके लिए आप एक बाहर लगाओगे, कहाँ, कॉलर पर, ठीक है। दैट इज़ फॉर एक्सट्रीमिटी रेडिएशन। तो एक्सट्रीमिटी रेडिएशन वाला आप तब सेकंड यूज़ करते हो अगर आप एक्सेसिव फ्लोरोस्कोपी में जाते हो, जैसे कैथ लैब, ठीक है। जनरल रेडियोग्राफी के लिए एक अंडर द एप्रन इज इनफ, ठीक है। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए भी कुछ होता है ना कि हाँ, वो एप्रन के अंदर एप्रन के बाहर होता है। कुछ ऐसा होता है ना, तो उनके लिए प्रेग्नेंट तो जाती कहाँ है? प्रेग्नेंट फीमेल का प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी होता है। AARP डोज लिमिट्स आर वेरी लो, आई थिंक 100 mREM है, 100 mREM के ज़्यादा उनको करना नहीं है इन द रिमाइंडर ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। AARP की डोज लिमिट्स 3 कैटेगरीज में होती हैं, जनरल पब्लिक, जो रेडिएशन वर्कर्स हैं, और स्टूडेंट्स हैं। प्रेगनेंसी की तो अलग ही हो गया कि उसको तो रिमाइंडर ऑफ प्रेगनेंसी में जाना ही नहीं है, ठीक है। इसमें आपको 3 चीज़ें याद करनी रहेंगी। जनरल पब्लिक का कितना है, आपका क्या है ऑक्यूपेशनल वर्कर का, और स्टूडेंट्स का क्या है, ठीक है। उसमें भी मेनली ऑक्यूपेशनल वर्कर पूछेंगे या जनरल पब्लिक पूछेंगे। उसमें भी 3 होती हैं, पेरिफ्री, लेंस डोज एंड बॉडी डोज। AARP की लेटेस्ट वाली पढ़ के जाना, 150 से 20 AARP की वेबसाइट से, AARP की वेबसाइट में अच्छे से दी है, ठीक है। तो अराउंड 150 30 चेंज हुआ है सर, लेंस के लिए 20 स्लैश डाउन किए उन्होंने। AARP का चीज नहीं है वो अभी तक AARP की वेबसाइट में अपडेटेड नहीं है। वो कुछ कॉन्फ्रेंसेज में मैंने भी सुना, लेकिन अभी तक AARP ने अपडेट नहीं किया। आप मत बोलिए वो, आई डू नॉट सजेस्ट यू टेल दैट, ठीक है। कुछ कॉन्फ्रेंसेज में वो डिस्कस हो रहा है कि वी आर थिंकिंग अबाउट गोइंग टू दिस इज प्रपोज्ड बट नॉट अपडेटेड बाय AARP टिल नाउ, ठीक है। उस पर नहीं जाना है। हाँ, कुछ डेफिनेटली आपसे पूछे तो आप बात कर सकते हो। सर रिस्ट वाला TLD जो रिस्ट वाला वही TLD, मतलब एक्सट्रीमिटी डोजेस के लिए ना, ठीक है। जिसकी रिस्ट बार बार फील्ड में जा रही है वो रिंग भी आता है, रिंग वाले भी आते हैं, तो वो उसी के लिए एक्सट्रीमिटी डोजेस के लिए, क्योंकि एक्सट्रीमिटी डोजेस वी कैन टेक मोर देन द बॉडी डोजेस, है ना। दोनों की लिमिट्स अलग अलग हैं। दिस इज 50,000, दैट इज 15,000। ये REM पढ़ना है, यूनिट्स ज़रूर पढ़ने हैं आप। रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज क्या है, रेड ग्रे डेफिनेशन, amount of the dose absorbed by the unit area पर यूनिट एरिया। फैक्टर factor नहीं उसका वो weighing factor होता है ना एक उसका फैक्टर किस में लगता है, equivalent में सर नहीं absorb में लगता है पक्का पूछेंगे, पक्का पूछेंगे। इफेक्टिव इफेक्टिव डोज, इक्विवेलेंट डोज और एब्जॉर्ब डोज, तीनों की डेफिनेशन और तीनों में क्या क्या लगता है, ठीक है। रेड किस में आएगा, ग्रे किस में आएगा, रेम किस में आएगा, सीवर्ट किस में आएगा, चारों।
इक्विवेलेंट डोज रैम इक्विवेलेंट है उसका ऐसा ही है सीवर्ड रैड है और सीवर्ड का है Actually, we come in that training here. Fiji is a training. Is there a separate classification for trainees, or we can come under There is classified workers? there is a difference in training classifications. What we use in ARB, you just follow that. Okay? ARB की वेबसाइट खोलो, जो लिखा हुआ है बस वो टेबल उतना ही याद करके जाना है. ठीक है? बहुत सारी बुक्स में इन तीनों को अलग अलग दिया हुआ है. You just open the ARB website, उतना ही बताना है. ये क्या है? फिल्म बैच मॉनिटर पुराना हो गया और अभी भी किसी किसी के पास पड़ा मिल सकता है. इसका क्या फायदा? फिल्म बैच टीएलबी से पहले ओपन विंडो इसमें बेसिकली डेंटल फिल्म यूज करते हैं नहीं डेंटल फिल्म वो अच्छा तो उसमें पॉकेट डोजीमीटर हाँ pocket। वो अलग फंड है, वो अलग चीज. ठीक है ना? ये पहले फिल्म बैच यूज होते थे, अभी टीएलडी यूज होने लग गए हैं, तो हमने ये वाले मेथड को डिस्कार्ड कर दिए. तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टीएलडी? क्या फायदा टीएलडी? रेडिएशन रेंज के 0.1 रेड तक कुछ ऐसा है. इसकी रेडिएशन रेंज इज हायर, टीएलडी रेडिएशन रेंज इज हायर. अदर डिफरेंसेस? वो हीट सर एक महीने बाद ही भेजना पड़ता है. वो हीट सेंसिटिव ये 1 महीने बाद भेजना एक पड़ता है, महीने बाद उसको और 3 TLD महीने बाद बाद भेजना भेजना पड़ता है. वो हीट सेंसिटिव है, ये हीट सेंसिटिव नहीं है. और उसको सर ऑर्नामेंट वगैरह में हम वो कर सकते हैं, मतलब उसका जो मटेरियल है इट कैन बी मतलब पोर्टेबल कर सकते हैं ना रिंग्स में. एंड टीएलडी का जो मटेरियल होता है ऐसा कुछ होता है. इसका क्या है कि इसके फायदे क्या हैं? इसकी फिल्म को एज ए प्रूफ रखा जा सकता है. ठीक है? उसकी रीडिंग के बाद वो वापस चली गई, है ना? नुकसान क्या है कि भाई इसमें बार बार फिल्में यूज़ हो रही हैं, तो ओवरऑल लंबे टाइम में इसका ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा आपको. स्टार्टिंग कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा है इससे, स्टार्टिंग कॉस्ट. फिर टीएलडी में लगता क्या है? कैल्शियम सल्फेट दो भी डाइसोपायरोन डिस्प्रोपियम एक्टिवेटेड कैल्शियम सल्फेट. किसके ऊपर? टेफ्लॉन डिस्क्स. रेशो 3:1. ठीक है? 3:1 रेशो. डिस्क्स है बीच में. हाँ सर. ठीक है? टेफ्लॉन डिस्क्स होते हैं, इसके ऊपर कैल्शियम सल्फेट लगा हुआ होता है. ठीक है? ये होल्डिंग है इसमें. ये आपको खोल के दिखाने को वैसे मिलेगा नहीं, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ये खुला हुआ नहीं मिलता, बंद वाला मिलता है. बंद में क्या रहेगा? आप सिर्फ विंडोज बता सकते हो बाहर से. कॉपर, पर्सपेक्स, प्लास्टिक इज पर्सपेक्स. ठीक है? और ओपन विंडो. ठीक है? 3 चीज़ें रहती हैं. अब इसमें क्या रहेगा? ये डिस्क्स जो हैं इसको कवर किया जाता है एक ब्लैक पॉलीथीन से, जिसके ऊपर की ओनर का नाम और डेट ऑफ यूजेज कब से कब तक है, और उसकी कुछ आईडी जो होती है वो तीनों चीज़ें लिखी रहती हैं. ठीक है? टीएलडी के डिफरेंट कंपोनेंट जो है ना अंदर एल्युमिनियम डिस्क्स और होते हैं, कॉपर बस आपके डिस्क बतानी. होल्डिंग है उसकी, कैसेट से जो उसकी होल्डिंग होती है ना वो है. वाइट डिस्क बनी हुई है ना, वाइट डिस्क बनी हुई है. सो इसके अंदर भी ये नॉच बनी होती है. ये नॉच इस नॉच के अंदर फिट होती है, तभी लगेगा ये. ठीक है? अपोजिट करके घुसा दो. हाँ नीचे से, हाँ नीचे से, नीचे से पूरा ऐसे. हाँ अब सिल्वर बेहनिएट, BHENEATE भी बोलते हैं इसको. तो ये विंडो में क्या रहेगा? कितना mm? 0.1 कॉपर. बस एल्युमिनियम कॉपर एंड एल्यूमिनियम. विच साइड कॉपर, विच साइड एल्यूमिनियम? फ्रंट साइड एल्यूमिनियम हाँ और बॉडी साइड कॉपर. 1 mm
बोथ, ठीक है। 1 1 mm कॉपर 1 mm एल्यूमिनियम। इसका क्या रहेगा थिकनेस? पर्सपेक्स ठीक ही होता बाहर है क्या होता है, क्या बताया आपने? तो एल्युमिनियम नहीं एल्यूमिनियम एज ए फिल्टर ऐड करते हैं। जस्ट रिवाइज। I'm practicing CTMR, मैंने बहुत दिन हो गया इसको पढ़े। जस्ट रिवाइज। कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों रहते हैं, ठीक है। बाहर शायद एल्यूमिनियम रहता है। एल्यूमिनियम की डिस्क होती है सर एंड उसका रेक्टेंगुलर वो रहता है कॉपर। क्या उसको सेकंड इज पर्सपेक्स। पर्सपेक्स 1.5 mm रहता है। अंदर इसके डिस्क्स का साइज पूछते हैं, डायमीटर पूछते हैं, कितने माइक्रोमीटर है और कितनी डिस्क का डायमीटर है। 13.3 डायमीटर रहता है उसका और थिकनेस रहती है उसकी कितने माइक्रोन्स में। थिकनेस इज इन 40 माइक्रोन्स आई थिंक। वो माइक्रोन्स पूछते हैं कितने माइक्रोन्स है, ठीक है। जो ये टेफ्लॉन डिस्क होती है ना इसके अंदर। ऐसे होना चाहिए एक बंदा दे से पूरे ग्रुप क्या है? मोनोमर, मोनोमर, डाइमर, मोनोमर। नॉन आयोनिक मोनोमर है। नॉन आयोनिक मोनोमर दिस इज मोनोमर। Non-ionic फिजी पैक इज डाइमर, बिजी पैक ठीक है। नहीं, उसका कंटेंट देखना आयोनिक। क्या ओमनी पैक आयोहेक्सोल इज मोनोमर, ठीक है। हाँ एक आयोडिक फिनोल किसी पे किस आयोनिक से डाइमर्स बहुत कम है। डायमर 2-3 है। हाँ, डाइमर्स बहुत कम है। वो याद हो तो बाकी सब आप मोनोमर में सेफली बोल सकते हो। हाइड्रोलाना वो सब है ना। सर इसकी ऑस्मोलारिटी पूछते हैं कई बार। तो उसमें इसके ऊपर लिखी हुई रहती है। आप इसे- 600 इतना वो बिजी पैक दिया सर ने। बिजी पैक की ऑस्मोलारिटी 350 लिखी थी पर उन्होंने कहा था 290 है। 290 बीसी पैक ये वाली नहीं होगी सर। इसकी 290 दिस इज कंसंट्रेशन, दिस इज कंसंट्रेशन। एक हो गया कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन, कितना कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन है। एक हो गया उसकी ऑस्मोलैलिटी, ठीक है। तो ऑस्मोलैलिटी इज इन द सॉल्यूशन, ठीक है ना। वो भी लिखी हुई रहती है, मेरे ख्याल से दोनों लिखे रहते हैं इसके ऊपर। इसकी 600 कंसंट्रेशन आयोडीन आयोडीन 300 लिखा है उसमें 300 लिखा है आयोडीन कंसंट्रेशन। दिस इज कंसंट्रेशन 300 mg per ml। mg per ml इज कंसंट्रेशन, कितना mg per ml इज कंसंट्रेशन, ठीक है। ये आयोडीन कंसंट्रेशन है पर इसका कितना सर इसमें इसकी 300 mg per ml जो लिखी हुई है ना, 300 भी आती है, 375 भी आती है। वो डिपेंडिंग अपॉन जितना उसका हाई रहेगा, दैट इज कि उतना ज्यादा डार्क दिखेगा हमें हमारे एक्सरे में सिटी में, क्योंकि उसमें आयोडीन कंटेंट उतना ज्यादा है, ठीक है ना। ये अलग अलग कैटेगरीज के आते हैं। 280 भी शायद आता है। हम 300 375 मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। वो शायद 370 होता है जो आयोनिक वाला होता है। और बाकी हमारा क्या है कि जो विजी पैक है दैट इज नियरली दैट ऑफ प्लाज्मा। ऐसे होते हैं ना वो, ठीक है। तो वो अराउंड 290 इसलिए बोलते हैं। 293 हमारा प्लाज्मा का बोलते हैं ना, ठीक है। दैट इज नियरली दैट ऑफ प्लाज्मा जो विजी पैक है, ताकि ऑस्मोटिक स्ट्रेस ना दे वो। दैट इज द मोस्ट कॉमन पर्पस है उसका, ठीक है। इसीलिए तो हम नॉन आयनिक पे जा रहे हैं, ताकि हमें ऑस्मोलर स्ट्रेस जो है वो ना हो। बाकी चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एनाफाइलैक्टिक आप डेफिनेटली नहीं बता सकते कि किसका कम है, लेकिन ऑस्मोलर स्ट्रेस तो आप डेफिनेटली बता सकते हो। जिसमें ज़्यादा पार्टिकल्स हैं उसमें ऑस्मोलर स्ट्रेस ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना। तो जो आयनिक है वो अराउंड 600 होते हैं ऑस्मोलैरिटी उसकी, ठीक है। देते जा रहे हैं सब। उठा लो तो ठीक है। ये क्या है? महंगे ना सर डाइट रेजल्ट आयोनिक आयोनिक मोनोमर डाइट रिजल्ट है ना। आयोनिक मोनोमर आयनिक मोनोमर, ठीक है। यूजेज वही सर नॉन गैस्ट्रो और यूरो पर्पस है ना, ठीक है। अब व्हाट इज प्रेफरेबल, डेस्ट्रोग्राफिन और बेरियम?
सर सस्पेक्टेड लीक और परफोरेशन में सस्पेक्टेड लीक और परफोरेशन में गैस्ट्रो अदरवाइज बेरियम एक्सेप्ट ट्रैकियोसोफेजियल सस्पेक्ट कर रहे हैं तो बेरियम, और अगर ये कर रहे हो बाकी में पेरिटोनियम वगैरह में जाएगा तो गैस्ट्रो, और अगर बाकी सब जगह बेरियम। ट्रेकियोसेल के लिए बेरियम। वाई ट्रैकियोसोफेजियल में बेरियम इसलिए क्योंकि उसका वो नहीं कर देगा इरिटेशन वगैरह कंपैरेटिवली। Barium is inert in chest, but it causes peritonitis in abdomen. ठीक है, तो हम वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बेरियम यूज़ कर सकते हैं, या बेटर आजकल लोग ओमनीपैक ही डालते हैं उसमें। अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो उसमें भी ओमनीपैक यूज़ करते हैं। बाकी गैस्ट्रोग्राफिन यूज़ होती है पोस्ट ऑपरेटिव में, ठीक है। अगर लीक सस्पेक्ट कर रहे हो लोग गैस्ट्रोग्राफिन यूज़ करते हैं। इसका नुकसान क्या है, इट डजंट कोट द ल्यूमन द वॉल, इट डजंट कोट द वॉल, सो आप म्यूकोसल इरेगुलरिटीज इसमें नहीं देख सकते। यू कैन ओनली सी द लीक्स, यू कैन ओनली सी द बिग मासेस, यू कैन नॉट सी द वॉल, ठीक है। बेरियम में वी कैन सी द वॉल, ठीक है। ये क्या है, क्या नाम है? आयोवर्सोल। आयोवर्सल फोर्जन डायमर है ये वाला। ये भी मोनोमर है। आयोहेक्सोल, आयोवर्सोल अच्छा एक ही ग्रुप के हैं। एक ही ग्रुप के हैं, ऑलमोस्ट सिमिलरली प्राइस्ड हैं। आयनिक डायमर है ये, नॉन आयनिक मोनोमर। ये 3-4 आते हैं, अल्ट्राविस्ट आता है, ओप्टीरे आता है, ओमनीपैक आता है, ये सारे मोनोमर हैं, ठीक है। नॉन आयनिक मोनोमर्स, ठीक है। ऑलमोस्ट प्राइसेस भी सबके सेम रहते हैं इनके, ब्रांड्स हैं अलग अलग, तो अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग सॉल्ट्स यूज़ कर रहे हैं। दिस वन इज 350 मिलीग्राम पर ml, ठीक है। तो वो अलग अलग कंसंट्रेशंस आती हैं हमारे पास। दिस वन इज 370, दिस इज अल्ट्राविस्ट, ठीक है। ये आयोवर्सोल ही है, ये भी सॉरी ये आयोप्रोमाइड है, आयोप्रोमाइड ये भी मोनोमर है। दिस इज आल्सो मोनोमर, क्या नाम है? आयोप्रोमाइड। आयोप्रोमाइड। अरे यार उस पर लिखा रहता है, मोनोमर बता दोगे तो चलेगा, ठीक है। उस पर सब लिखा हुआ रहता है, उसको पढ़ोगे तो उसमें सब मिल जाएगा। 1 ml कंटेन्स आयोप्रोमाइड। टाइम नहीं देते ना सर पढ़ने को। अरे वो लिखने को पढ़ने का उनके साथ ऐसे महीने घुमाएंगे, बोलेंगे बताओ ये क्या है, ये क्या है? डिफरेंस वाला तो फेंक के मारेंगे सही में के जैसे। एमओ पार्टिकल्स अजीत सर समझाएंगे, अलग से क्लास होने वाली है उसकी। हायरार्की लिपिडॉल सर समझाएंगे, इंटरनेशनल क्लास अलग से होने वाली है। ये मस्टर सर समझाएंगे। सर एक चीज़ पूछते हैं कि बेरियम में जब सस्पेंशन अभी तो